मई 1974 की बात है। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बॉम्बे के दौरे पर थी। आज का मुंबई हम सबको पता है, तब बॉम्बे हुआ करता था। इसी दौरान शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने उनसे मुलाकात की। बैठक का मुख्य एजेंडा महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हकों की रक्षा करना था। बाला साहेब उस वक्त शिवसेना को लेकर बनी इंदिरा गांधी की राय को बदलना चाहते थे। वो उन्हें बताना चाहते थे कि शिवसेना कोई हिंसक या सिर्फ प्रांतवाद की राजनीति करने वाला गुट नहीं है। बाद में पूरा किस्सा खुद बाला साहेब ने अपने एक इंटरव्यू में सुनाया। इस मुलाकात के ठीक अगले साल 1975 में देश में इमरजेंसी लग गई। देश का पूरा विपक्ष जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता गिरफ्तार हो चुके थे। उस दौर में धुर विरोधी होते हुए भी बाला साहेब ठाकरे ने इमरजेंसी का खुला समर्थन कर दिया। ये देखकर उस वक्त कई लोग हैरान रह गए थे। कई लोगों ने इसे विचारधारा से समझौता मान लिया था, पर असल में ये उनकी शिवसेना को मीसा कानून यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और कड़े सरकारी प्रतिबंधों से बचाने की बहुत सोची समझी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। बाला साहेब अच्छे से जानते थे कि अगर उन्होंने विरोध किया तो सरकार उन्हें और उनके हजारों शिवसैनिकों को जेल में डाल देगी। उनके नेतृत्व के बिना उनका खड़ा किया गया संगठन पूरी तरह बिखर जाता। तो अपनी इसी सूझबूझ और दूरदर्शिता से उन्होंने अपनी नई नवेली पार्टी को खत्म होने से बचा लिया। लेकिन जिस पार्टी को बाला साहेब ने अपने खून पसीने से सींचा था, जिसे अपनी बेहतरीन राजनीतिक रणनीतियों से हर मुश्किल से बाहर निकाला था, वो अब 51 साल बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। ये संकट इतना बड़ा है कि पार्टी के पूरी तरह खत्म होने का डर सताने लगा है। इस पूरी राजनीतिक उठापटक को मैं आपको आज विस्तार से समझाऊंगी। पहले सुनिए आज के अनकही के एपिसोड में किन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। पहला, जून 2026 में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे में जो टूट हो रही है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। दूसरा, राजनीतिक गलियारों में जिसे ऑपरेशन टाइगर 2.0 कहा जा रहा है, उसने ठाकरे परिवार की नींद कैसे उड़ा दी है। तीसरा, क्या 2026 की ये टूट महाराष्ट्र की राजनीति से ठाकरे ब्रांड का हमेशा के लिए अंत कर देगी। चौथा, राज ठाकरे से लेकर नारायण राणे तक शिवसेना ने 6 ऐतिहासिक बगावतें कैसे झेली। और पांचवा, कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली इसी पार्टी ने 2019 में विरोधी सेक्युलर पार्टियों के साथ सरकार क्यों बनाई थी। इन सारे सवालों के जवाब महाराष्ट्र की कहानी में छुपे हैं, जिसकी शुरुआत उस दौर से होती है जब बंबई में मराठी मानुष को अपने ही घर में हाशिए पर धकेल दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इसके बाद भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हो गया। ये संघर्ष बहुत लंबा चला और हिंसक भी रहा। इस लड़ाई में 105 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इन बलिदानों के बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य बनकर तैयार हुआ। भाषा और मराठी पहचान के आधार पर महाराष्ट्र तो बन गया था और बॉम्बे को उसकी राजधानी भी बना दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। बॉम्बे की पूरी अर्थव्यवस्था, बड़े कारखानों और व्यापार पर गुजरातियों और मारवाड़ियों का कब्जा था। वहीं दफ्तरों में मिलने वाली व्हाइट कॉलर जॉब्स पर दक्षिण भारतीयों का दबदबा था। क्लर्क या टाइपिस्ट जैसी नौकरियां मद्रासी समुदाय के पास हुआ करती थी। अपने ही राज्य में मराठी बोलने वाले युवा खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। उन्हें अपने ही घर में बेगाना कर दिया गया था। बेरोजगारी के चलते मराठी युवाओं के अंदर पल रही निराशा को आवाज देने का काम किया उस वक्त के मशहूर कार्टूनिस्ट बाल केशव ठाकरे ने, जिन्हें देश आज बाला साहेब ठाकरे के नाम से जानता है। वो अंग्रेजी अखबार फ्री प्रेस जर्नल में काम करते थे। उन्होंने 13 अगस्त 1960 को अपने भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ मिलकर मार्मिक नाम की मैगजीन शुरू की। इसके जरिए उन्होंने स्थानीय लोगों की अस्मिता को जगाने का काम शुरू किया। वो बॉम्बे के बड़े दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों की लिस्ट छापते थे। वो डेटा देकर समझाते थे कि कैसे सारी अच्छी नौकरियां गैर मराठी लोगों को मिल रही हैं। शुरू में इस मैगजीन का नारा था वाचा आणि थंड बसा, यानी पढ़ो और चुपचाप बैठे रहो। असल में ये नारा मराठी मानुष की निष्क्रियता पर तीखा तंज था। बाला साहेब उन्हें ताना मार रहे थे कि सब लुट रहा है और तुम शांत बैठे हो। जैसे जैसे मैगजीन लोगों तक पहुंची, युवाओं का गुस्सा भड़कने लगा।
माहौल गरमाया तो बाला साहेब ने अपना नारा भी बदल दिया। अब नया नारा था वाचा आणि पेटून उठा, यानी पढ़ो और संघर्ष के लिए उठ खड़े हो। इसी एक लाइन ने बॉम्बे की राजनीति का माहौल बदल दिया। बेरोजगार युवाओं का हुजूम बाला साहेब के साथ जुड़ने लगा। अब भीड़ को दिशा देने का वक्त आ गया था। तारीख थी 19 जून 1966, यानी आज ही के दिन ठीक 60 साल पहले बॉम्बे के दादर में मौजूद ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में हजारों की भीड़ जमा हुई। वहीं बाला साहेब ने नारियल फोड़कर शिवसेना की स्थापना की। इस नाम का मतलब था शिवाजी महाराज की सेना। तभी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, सिर्फ स्थानीय लोगों के हक में लड़ने वाला एक संगठन था। इसका प्रतीक चिन्ह आक्रामक बाघ रखा गया। गठन के साथ ही शिवसेना की पहली और सबसे बड़ी मांग सामने आई। उनका कहना था कि 80% नौकरियां सिर्फ मराठी लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। यहीं से शिवसेना की वो मशहूर स्ट्रीट पॉलिटिक्स यानी सड़क की राजनीति शुरू हुई, जिसने पूरे बॉम्बे को हिलाकर रख दिया। शिव सैनिकों ने अपनी मांग मनवाने के लिए उग्र रास्ता चुना। उन्होंने दक्षिण भारतीय उडुपी रेस्तरां पर हमले शुरू कर दिए। दफ्तरों में तोड़फोड़ की जाने लगी। दुकानों और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स के साइन बोर्ड जबरन मराठी में लिखवाए जाने लगे। देखते ही देखते बॉम्बे की सड़कों पर शिवसेना अजेय ताकत बन गई। सड़कों पर अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद बाला साहेब को समझ आ गया था कि असली लड़ाई तो सत्ता की है। उन्हें चुनाव लड़कर सिस्टम के अंदर घुसना होगा, लेकिन सत्ता तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। 1960 और 70 के दशक में बॉम्बे का लालबाग परेल इलाका मिल मजदूरों का गढ़ हुआ करता था, जहां हर तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा लहराता था। मजदूरों के बीच लाल सलाम का पूरा दबदबा था। इसी लाल सलाम के गढ़ में शिवसेना ने अपना भगवा झंडा फहराने की ठानी। कम्युनिस्ट यूनियन और शिवसेना के बीच वर्चस्व की खूनी जंग शुरू हो गई। सड़कों पर आए दिन हिंसक झड़पें होने लगी। दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे थे। इसी दौरान शिवसेना ने अपना पहला चुनाव लड़ा। 1967 में ठाणे नगर निगम में पार्टी ने 40 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद 1968 में बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनावों में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उस समय शिवसेना का चुनाव चिन्ह ढाल और 2 तलवार हुआ करता था। उस चुनाव में पार्टी ने 42 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। हालांकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी तो मेयर उसी का बना। इसके बाद 5 जून 1970 को कुछ ऐसा हुआ जिसने बॉम्बे की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता और उस वक्त के विधायक कॉमरेड कृष्णा देसाई की हत्या कर दी गई। आरोप सीधे तौर पर शिवसेना पर लगा। कृष्णा देसाई की मौत के बाद परेल विधानसभा सीट पर अक्टूबर 1970 में उपचुनाव हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ने कृष्णा देसाई की पत्नी सरोजनी देसाई को मैदान में उतारा। उन्हें लगा कि लोगों की सहानुभूति साथ है। दूसरी तरफ शिवसेना ने वामन राव महाडिक को उम्मीदवार बनाया। दोनों के बीच बेहद कांटे की टक्कर हुई। इस ऐतिहासिक मुकाबले में वामन राव महाडिक ने बाजी मार ली और वो शिवसेना के इतिहास के पहले विधायक बन गए। अगले ही साल यानी 1971 में शिवसेना को बॉम्बे में अपना पहला मेयर मिला। हुआ यूं कि 1968 के बीएमसी चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन शिवसेना भी कम नहीं थी। 42 सीटों के साथ उसकी स्थिति सदन में बेहद मजबूत थी। उसके समर्थन के बिना कोई भी फैसला या मेयर का चुनाव होना संभव नहीं था। इसलिए 1971 में दोनों पार्टियों के बीच गुप्त रणनीतिक समझौता हुआ, जिसके तहत शिवसेना की तरफ से पहले मेयर बने डॉक्टर हेमचंद्र गुप्ते। यहां से हमेशा के लिए बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा हो गया। बीएमसी से मिले पैसे और पावर ने पार्टी को काफी मजबूत किया। उसी साल यानी 1971 में शिवसेना ने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनके 3 में से कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता। फिर अगले साल 1972 में पार्टी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत सिर्फ 1 पर हुई। शिवसेना अब अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी। तभी उसे पहला झटका लगा, यानी पार्टी में पहली टूट हुई। जनवरी 1974 में बॉम्बे में लोकसभा उपचुनाव हुए, जिसमें बाला साहेब ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दे दिया, जिससे पार्टी के कद्दावर नेता बंधु शिंगरे नाराज हो गए और उन्होंने अपनी अलग प्रति शिवसेना बना ली। तभी देश की राजनीति में भूचाल आ गया। 1975 में देश में इमरजेंसी लग गई। विपक्ष के सारे बड़े नेता जेल में डाले जा रहे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में बाला साहेब ने बड़ा रणनीतिक दांव चला। उन्होंने धुर विरोधी होते हुए भी इंदिरा गांधी और इमरजेंसी का समर्थन किया, जिसके बारे में शुरुआत में मैंने आपको बताया था। इमरजेंसी के उस मुश्किल दौर से पार्टी को सुरक्षित निकालने के बाद नया लक्ष्य तय किया गया और राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया गया।
हालांकि संसदीय राजनीति में पहुंचने के लिए पार्टी को लंबा इंतजार करना पड़ा। 70 से 80 के दशक तक वो अलग अलग चुनाव चिन्ह पर किस्मत आजमाते रहे। आखिरकार 1989 में शिवसेना को राष्ट्रीय सफलता मिली। 1989 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर मध्य सीट से विद्याधर संभाजी गोखले ने जीत दर्ज की। वो शिवसेना के पहले लोकसभा सांसद बने। इस तरह सड़क पर नारे लगाने वाली शिवसेना संसद के गलियारे तक पहुंच गई। 1980 का दशक खत्म होते होते मराठी अस्मिता का मुद्दा राजनीतिक चमक खो रहा था। बाला साहेब हवा का रुख बहुत अच्छे से पहचानते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी को क्षेत्रीय राजनीति के दायरे से बाहर निकाला। अब शिवसेना के लिए नया रास्ता कट्टर हिंदुत्व का था। पार्टी ने अपना नया नारा भी गढ़ लिया, जो था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसी हिंदुत्व के झंडे तले साल 1989 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। 1990 के विधानसभा चुनाव में बाला साहेब की पार्टी ने 52 सीटें जीती, लेकिन अगले ही साल 1991 में उनको दूसरा बड़ा झटका लगा। पार्टी के बड़े ओबीसी नेता छगन भुजबल ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। उनका आरोप था कि पार्टी में ओबीसी नेताओं को उनका हक नहीं मिल रहा है। भुजबल अपने साथ 17 विधायकों को लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए। 90 के दशक में देश की राजनीति तेजी से बदली। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में दंगे भड़क गए। इस दौरान शिवसेना ने बहुत आक्रामक रुख अपनाया। बाला साहेब ठाकरे ने बाबरी ढांचे के विध्वंस की खुलकर जिम्मेदारी ली। उन्होंने खुद को बहुसंख्यक हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक के तौर पर पेश किया। उनकी इसी कट्टर और उग्र हिंदुत्ववादी छवि ने पार्टी को 1995 में महाराष्ट्र की सत्ता दिलाई। राज्य में पहली दफा बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी। दोनों पार्टियों का हिंदुत्व वाला गठबंधन दशकों तक चला। साथ ही शिवसेना में टूट का सिलसिला भी जारी रहा। पार्टी में तीसरी टूट 1999 में हुई। उस दौर में नवी मुंबई के कद्दावर नेता गणेश नाइक ने पार्टी छोड़ दी। उनके साथ कुछ पार्षद भी चले गए। शिवसेना में अगली बड़ी टूट जुलाई 2005 में हुई, जब बाल ठाकरे ने कोंकण इलाके के दिग्गज नेता नारायण राणे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसका कारण था उद्धव ठाकरे के साथ उनके बढ़ते मतभेद। इसके बाद राणे ने शिवसेना छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। उसी साल ठाकरे परिवार में भी मतभेद शुरू हो गए। उस वक्त पार्टी की विरासत के 2 बड़े दावेदार थे, पहले राज ठाकरे और दूसरे उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे बिल्कुल बाला साहेब की कार्बन कॉपी माने जाते थे। वो भीड़ खींचने वाले बेहद आक्रामक नेता थे। वहीं उद्धव स्वभाव से बेहद शांत। वो सड़क पर उतरने के बजाय बैकरूम मैनेजर की तरह काम करना पसंद करते थे। जब सत्ता सौंपने की बारी आई तो कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में दे दी गई। उद्धव ने पार्टी को कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाना शुरू कर दिया। राज ठाकरे को लगा कि पार्टी में उन्हें लगातार किनारे किया जा रहा है। इसी घुटन के कारण उन्होंने दिसंबर 2005 में शिवसेना छोड़ दी। अगले साल मार्च 2006 में MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उन्होंने गठन किया। यह ठाकरे परिवार और मराठी वोट बैंक का पहला बड़ा बंटवारा था। इसके बाद से शिवसेना कभी पहले जैसी नहीं रही। 2000 के दशक में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। दक्षिण भारतीयों के बाद अब यूपी और बिहार से आए लोग शिवसेना के निशाने पर थे। 2008 में राज ठाकरे की पार्टी MNS ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान शुरू किया। इससे फिल्म इंडस्ट्री भी अछूती नहीं रही। बॉलीवुड में यूपी और बिहार से आए कई बड़े सितारे काम कर रहे थे। इस विरोध से सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन तक नहीं बच पाए। फरवरी 2008 में उनके जुहू वाले बंगले प्रतीक्षा पर कांच की बोतलें फेंकी गई। माहौल इतना गर्म था कि फिल्मी सितारे घबरा गए। इनमें बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम शामिल था। शत्रुघ्न सिन्हा खुद बिहार से आते हैं और बाला साहेब के बहुत करीबी माने जाते थे। वो सीधे मातोश्री पहुंचे और हमलों का मुद्दा उठाया। तब बाला साहेब ने दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो यूपी बिहार वाले मुंबई को अपना घर मानते हैं वो हमारे अपने हैं। जो लोग सिर्फ पैसा कमाने आते हैं और मुंबई को कुछ देते नहीं, शिवसेना का विरोध सिर्फ उन लोगों से है। बाला साहेब ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि कला और सिनेमा से जुड़े लोगों को कोई भी शिव सैनिक परेशान नहीं करेगा। इसी वादे का नतीजा था कि अमिताभ बच्चन से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक यूपी बिहार के दिग्गज सितारों के साथ बाला साहेब के रिश्ते हमेशा मधुर रहे। वो इन सितारों के घर आते जाते थे, उनके साथ पारिवारिक रिश्ते निभाते थे। राजनीति के मैदान में बाला साहेब भले ही उत्तर भारतीयों पर कड़ा प्रहार करते थे, लेकिन जब बात व्यक्तिगत रिश्तों या मातोश्री की चौखट पर आए मेहमान की होती थी तो वो सारी कड़वाहट भूल जाते थे।
17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे दुनिया को अलविदा कह गए और यहीं से शिवसेना वैचारिक और संगठनात्मक रूप से कमजोर होना शुरू हो गई। 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का उदय हुआ। इसके साथ महाराष्ट्र में भी बीजेपी मजबूत हो गई। इससे पहले शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही, लेकिन अब वो टैग भी उससे छिन गया। महाराष्ट्र में अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी थी। यहीं से शिवसेना खुद को कमजोर और हाशिए पर महसूस करने लगी। शिवसेना को डर सताने लगा था कि कहीं बीजेपी उनका ही वोट बैंक और काडर ना निगल जाए। इसी डर के बीच 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आ गए। बीजेपी और शिवसेना ने ये चुनाव साथ मिलकर लड़ा। जनता ने इस गठबंधन को बहुमत भी दे दिया, लेकिन नतीजे आते ही उद्धव ठाकरे ने सत्ता में 50-50 फॉर्मूले का दावा ठोक दिया। उनका कहना था कि अमित शाह ने बंद कमरे में उनसे आधा कार्यकाल देने का वादा किया था। मांग ये थी कि 2.5 साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और 2.5 साल के लिए बीजेपी का। बीजेपी ने इस मांग को सिरे से नकार दिया। यहीं से उद्धव ठाकरे ने वो वैचारिक यू टर्न लिया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। उद्धव ठाकरे हर हाल में ठाकरे परिवार से किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। बीजेपी के इनकार के बाद उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। उद्धव ने अपने पुराने वैचारिक दुश्मनों यानी कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। सत्ता बचाने और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उन्होंने सेक्युलर पार्टियों के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया। 28 नवंबर 2019 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। जो पार्टी 3 दशक से कट्टर हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी, वो अचानक सेक्युलर हो गई। उद्धव ठाकरे का फैसला शिव सैनिकों के गले बिल्कुल नहीं उतरा। जिन कार्यकर्ताओं ने दशकों तक सड़कों पर कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उन्हें सेक्युलर गठजोड़ में घुटन महसूस होने लगी। जो शिव सैनिक बाल ठाकरे के आक्रामक हिंदुत्व को पूजते थे, उन्हें अब नया उदारवादी ढांचा समझ नहीं आ रहा था। तो सत्ता तो मिल गई थी, लेकिन विचारधारा पीछे छूट गई। हिंदुत्व के जिस गोंद ने शिव सैनिकों को मजबूती से जोड़कर रखा था, वो इस सेक्युलर सरकार में तेजी से पिघलने लगा था। कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के अंदर पल रही यही वैचारिक घुटन सबसे बड़े विद्रोह का कारण बनी। शुरुआती 5 झटकों को शिवसेना जैसे तैसे झेल गई, लेकिन शिवसेना के 60 साल के इतिहास में सबसे बड़ी बगावत 2022 में हुई। ये पार्टी की छठी और सबसे विनाशकारी टूट साबित हुई। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और उनके बेहद करीबी एकनाथ शिंदे ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिंदे अपने साथ शिवसेना के 40 विधायकों को लेकर गुवाहाटी चले गए। इस बगावत ने ठाकरे परिवार की राजनीतिक नींव हिलाकर रख दी। शिंदे गुट का दावा था कि उद्धव ने सेक्युलर पार्टियों से हाथ मिलाकर हिंदुत्व को धोखा दिया है। उनका कहना था कि वो ही बाला साहेब के विचारों पर चलने वाली असली शिवसेना है। ये लड़ाई सिर्फ विधायकों को तोड़ने तक सीमित नहीं थी। बाद में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को ही असली शिवसेना मान लिया। तो पहले सत्ता गई, फिर उद्धव ठाकरे से उनके पिता की बनाई पार्टी भी छिन गई। उद्धव ठाकरे फिर से खड़े हुए, नई पार्टी बनाई, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। नए सिंबल के साथ लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़े। सत्ता नहीं मिली वो अलग बात है, पर जो कसर 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद रह गई थी, वो अब 2026 में पूरी हो रही है। राजनीति के गलियारों में इसे ऑपरेशन टाइगर 2.0 का नाम दिया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के पास लोकसभा में कुल 9 सांसद थे, जो 2024 में जीतकर संसद पहुंचे थे। खबर है कि इन 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट में जाने का प्लान बना चुके हैं। इनमें संजय जाधव और ओम राजे निंबालकर जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। सांसदों के साथ साथ कई विधायक भी पाला बदलने की तैयारी में बैठे हैं। दल बदल कानून के तहत अगर पार्टी टूटती है तो 2/3 बहुमत होना जरूरी है। लोकसभा के गणित को देखें तो 9 में से 6 सांसद पूरे 2/3 होते हैं। इसका मतलब है कि अलग होने पर इन बागियों की सांसदी भी सुरक्षित रहेगी और वो कानून के फंदे से भी बच जाएंगे। इस पूरे ऑपरेशन को बहुत ही गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया। ये बागी सांसद अचानक चार्टर्ड फ्लाइट्स पकड़कर दिल्ली पहुंचे। इसके तुरंत बाद इन सभी को केंद्र सरकार की तरफ से वाय श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी गई। इस घटनाक्रम ने उद्धव खेमे में हड़कंप मचा दिया है। पार्टी के अंदर मची अफरा तफरी के बीच संजय राउत का गुस्सा फूट पड़ा। वो अपनी बौखलाहट छिपा नहीं पाए। उन्होंने कैमरे पर खुलेआम बागियों को गालियां दी, जो मैं आपको सुना भी नहीं सकती। लेकिन राउत ने क्या आरोप लगाए हैं वो सुनिए। अभी जो गद्दार लोग हैं बेईमान, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी, पूरा तामझाम। अब भारत की फौज भी लेके आइए,
भारत की फौज को उतारी है। यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। हाँ, ये नया कौन सा एक शुरू हो गया है परंपरा, गद्दारी करे और भगवान का आशीर्वाद ले। हाँ, जहाँ जाना है वहाँ जाने दे, डर डर के वो भागते रहेंगे, घूमते रहेंगे। सबके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हाँ, जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टी है, और कल वापस 5-5 करोड़ मिले हैं तो वो पैसे को भी सिक्योरिटी दी है लगता है मुझे। हालांकि राउत ने किसी भी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिया। फिलहाल मातोश्री और शिवसेना यूबीटी कैंप में निराशा का माहौल है और सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ये संकट सिर्फ कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने का नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे के लिए अस्तित्व की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। अगर ये 6 सांसद और बचे हुए विधायक साथ छोड़ देते हैं तो पार्टी के पास क्या बचेगा? आज के हालात देखकर तो वो किस्सा याद आता है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, जब इमरजेंसी के दौर में बाला साहब ने पार्टी को खत्म होने से बचा लिया था। आज पूरे 60 साल बाद 2026 में उद्धव ठाकरे उसी संगठन को टूटने से नहीं बचा पा रहे हैं। उद्धव की इस नाकामी के पीछे बहुत बड़ी वजह है दशकों से कट्टर हिंदुत्व ही वो मजबूत गोंद था जिसने तमाम शिवसैनिकों को आपस में जोड़ कर रखा था। इसी विचारधारा के नाम पर आम कार्यकर्ता पार्टी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता था। लेकिन कुर्सी के लिए 2019 में हुए गठजोड़ से कार्यकर्ता का मोह भंग हो गया। तो क्या दादर के शिवाजी पार्क से उठी वो बाघ की दहाड़ अब हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी? क्या महाराष्ट्र की सियासत से ठाकरे ब्रांड का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा? सवाल सिर्फ ठाकरे परिवार के अस्तित्व का नहीं है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक भविष्य का भी है। इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में हमारे सामने होगा। लेकिन आज आपका इस बारे में क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।